बहुत बहुत स्वागत है आज आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण अगर आपके सामने है तो वहाँ से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कन्वेक्स मिरर ले लेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इधर हमने कलई लगा दी है, तो अब हमारा जो परावर्तक तल है वो सामने हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यानी इस साइड में अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, और इसका जो केंद्र होगा वो कहीं यहाँ पर होगा और फोकस बिंदु यहाँ पर होगा। तो ज़रा देखिए ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, दर्पण का ध्रुव। अगर हम मुख्य अक्ष को इसी तरीके से बढ़ाते गए तो अनंत तक हम चले जा सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो साहब, आपने क्या किया, आपने कोई वस्तु रखनी है तो पहली कंडीशन तो आप अनंत पर रख दीजिए। आप किसी वस्तु को कहाँ रख दीजिए, अनंत पर रख दीजिए, यानी इन्फिनिटी पर रख दीजिए किसी वस्तु को, तब देखिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। और दूसरी कंडीशन, दूसरा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता, आपको अनंत और पी के बीच में ही रखना पड़ेगा, यानी एट एनी पॉइंट बिटवीन पी यानी पोल एंड इन्फिनिटी, यानी अनंत और पी के बीच में किसी भी पॉइंट पर रखिए, तब देखिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी किसी उत्तल दर्पण में, तब क्या होगा। तो देखिए अनंत पर अगर है ये कोई वस्तु, मान लीजिए ए और बी, कोई वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ से दो किरणें चलेंगी। हर बार आपने दो किरणें ही लिया था परावर्तन के लिए, और या अपवर्तन भी आप सीखेंगे तो दो किरणों का ही आप लोग लेंगे। तो जैसे ही दो किरणें लेंगे आप, तो यहाँ पर आप इसके सरफेस पर लेकर आएंगे। तो यहाँ जब भी कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसके शीर्ष से, यानी उसके सिर से, अभी सिर क्या है, बी है, तो उसके शीर्ष से दो किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होंगी। कैसी आती हुई प्रतीत होंगी, समांतर। मैंने कहा था जब भी बहुत दूर होगी, यानी अनंत पर कोई वस्तु होगी तो आपको वो क्लियर नहीं दिखेगी, तो आप कहेंगे कि वो समांतर आती हुई प्रतीत होती है। तो आप यहाँ से दो किरणें समांतर ला सकते हो, ये समांतर आ गई आपकी। अच्छा, दो किरणें समांतर आई, ठीक है, दोनों किरणें समांतर आई, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसका परावर्तन होगा, तो ये किरण वापस ऐसे चली जाएगी और ये टकराएगी, और टकराने के बाद ये ऐसी चली जाएगी। तो ये दो किरणें थी समांतर, इस तरह से आ रही थी। अब ये दोनों किरणें कहाँ जाएंगी, ये दोनों किरणें आपको मिलानी है, यानी आपको आभासी तौर पर ये दोनों किरणें, आपको ऐसा दिखेगा कि ये दोनों किरणें अगर आगे बढ़ती पीछे की तरफ तो F पर ही जाती है ना, तो यहाँ पर ही आपको काटेंगी। तो मैंने पहले ही कहा था जब भी कभी आप किसी वस्तु को अनंत पर रखोगे तो फोकस बिंदु पर आपका क्या बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, ठीक है, फोकस बिंदु पर बनेगा। तो आप जब भी अनंत पर रखे हो तो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब किस पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। अब तीन कंडीशन होती है। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ तो होती है स्थिति यानी कि पोजीशन क्या होगी उसकी। दूसरी चीज़ प्रकृति, स्थिति प्रकृति यानी नेचर, और तीसरी चीज़ क्या होगी उसकी, साइज यानी कि आकार। ये होती है आपकी साइज। तो सबसे पहले स्थिति बताइए, किस बिंदु पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो आप जब अनंत पर रखेंगे, है ना, उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे, तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, करेक्ट। ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। दूसरी चीज, उसकी प्रकृति कैसी होगी। भाई आप यहाँ डॉटेड लाइन से पीछे आके मिला रहे हैं ना, तो जब आप पीछे आके मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से, तो वहां पर आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी। और आभासी के साथ जब भी कहीं आप देखते होगे आभासी बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु की तरह ही बनेगा,
जैसे ये ए बी है तो यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए बी ही बनेगा, लेकिन इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा कि वो एकदम बिंदु के आकार का होगा, यानी पॉइंट लाइक होगा। तो यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, जिसको आप कहते हो वर्चुअल एंड एरेक्ट। यहाँ पर क्या है? एट फोकल पॉइंट, इसको बोलते हो वर्चुअल एंड एरेक्ट, यानी आभासी व सीधा। आकार की बात किया जाए तो आप क्या कहोगे? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। आप क्या कह सकते हो? बिंदु के आकार का, लगभग बिंदु के आकार का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है कि जब कोई वस्तु आप अनंत पर रखते हो किसी उत्तल दर्पण में, तब क्या होता है? उसकी स्थिति कैसी होती है? उसकी स्थिति फोकस पर होती है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप यहाँ पर प्रतिबिंब लिख दीजिए, है ना। इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा साहब, सब देख लीजिए। ठीक है, ये तीन चीज़ हर बार हर जगह पूछी जाती है, चाहे जो स्थिति रखिए, तीन चीज़ ही आपको निकालना रहेगा। ठीक है, पहली स्थिति इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। दूसरी प्रकृति उसकी आभासी होगी और सीधा बनेगा। तीसरा आकार वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी? यह अनंत पर है तो इसको बीच में रख दीजिए। तो उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। तो फटाफट से इसको आप क्या करिए, चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति के लिए थोड़ी सी हमको जगह बनानी पड़ेगी, तो इसको हम मिटा लेते हैं और जगह बना लेते हैं। दूसरी स्थिति जब क्या हो? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। यानी अगर ये कोई क्या है? ये आपका कोई उत्तल दर्पण है इस तरह से, और ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ कहीं मान लीजिए F है और यहाँ कहीं पॉइंट C है। ठीक है, तो ये अनंत रहता था, तो अनंत और P के बीच में रखना है हमको। कहाँ रखना है वस्तु को? अनंत और P के बीच में। तो हम लोग चलो यहाँ रख देते हैं। ये कोई मान लीजिए वस्तु है ना। आप इस पॉइंट को क्या कह दीजिए? इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, या चाहे जैसे कहिए, आपको फर्क नहीं पड़ता। इसको B, इसको A कहिए, उसी हिसाब से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए, जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी तो एक समांतर रेखा आएगी, समांतर किरण आएगी और वो कैसी हो जाएगी? ऐसा होगा कि लगेगा कि वो F से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के बाद आपको लगेगा कि अगर वो अंदर जाती तो वो F से होकर ही परावर्तित होती। तो इस तरीके से F से होकर जाएगी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। और दूसरी किरण क्या कहेंगे आप? दूसरी किरण को आप कहेंगे कि अगर दूसरी किरण है तो अगर वो C से जाती, किससे जाती? अगर मान लीजिए कि वो C से जाती होती, ये गई C से, तो फिलहाल वो C से ही वापस आती है, जो आपका तीसरा नियम था। तो अगर वो C से जाती तो C से वापस आती, तो हम लोग क्या करेंगे? आभासी रूप से इसको C से क्रॉस कराएंगे, आभासी तौर पर इसको C से क्रॉस कराएंगे। अब ज़रा देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, तो जहाँ काटेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ज़रा देखिए और सोच समझ के बताइए। पहली चीज़, स्थिति क्या होगी इसकी? स्थिति तो ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्यान से देखिए, स्थिति क्या होगी? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी P एंड F के मध्य। क्लियर? दूसरी चीज़ जल्दी से बताइए, प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी ही बनेगा ना, डॉटेड लाइन से बना तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आप क्या कहोगे? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है। तीसरी चीज़, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कि वस्तु के आकार का बनेगा? तो आप क्या कहेंगे? वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। बात समझ में आती है? तो दोनों चीजें आपने देखी, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा, यानी उसकी स्थिति, प्रकृति और उसका आकार, ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है कि आपको कुछ कंडीशन दे दिया, जैसे आपको ये कंडीशन दे दिया तो आपसे कहा कि आप ज़रा रे डायग्राम बनाइए, यानी किरण आरेख बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने छोड़ दी है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे दर्पण का द्वारक हो गया, यहाँ पर उत्तल दर्पण आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो दोनों स्थितियाँ थी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की वो देखी। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जिसको आप संयुग्मी फोकस कहते हो। क्या कहते हो? संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। हालांकि आपके कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, तो इसलिए आप तो चलिए देख लेते हैं संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, यानी संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकी। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित, जैसे हमने ले लिया कौन सा, तो अब उत्तल दर्पण हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में ऐसा संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे खुद ही। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर ले लिया एक अवतल दर्पण। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। ये ले लिया मुख्य अक्ष, ये हो गया P, और ये मान लीजिए कहीं C होगा, इस पॉइंट को F कह दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप अनंत पर चले जाते हो, तो यहाँ से अभी कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो आपका संयुग्मी फोकस क्या होगा, जिसको आप कंजुगेट फोकी कहते हो, ये क्या होगा, तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसमें आप उन दोनों की स्थितियां अगर चेंज करो। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, एक वस्तु ले लिया जो अनंत और सी के बीच में रखी है। तो आपने किया क्या था, आपने एक समांतर किरण लेके गए थे और एफ से गुजार दिए थे। ठीक है, समांतर लेके गए थे और एफ से निकाल दिया था आपने। ठीक है, मुख्य फोकस से। और दूसरी स्थिति क्या थी आपके लिए, दूसरी स्थिति आपके लिए क्या थी कि आप सी से लेके जाते थे, सी से लेकर जाते थे और सी से आप वापस लेकर आते थे ना, यानी जिस बिंदु से वो जाता था उसी बिंदु से वो वापस हो जाता था। ठीक है, यानी सी से गया है तो लड़ेगा, परावर्तन होगा और वापस हो जाएगा। तो कुछ यहाँ कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी है तो बी डैश और ये ए डैश, करेक्ट। तो आप ज़रा देखिए संयुग्मी फोकस किसे कहेंगे। अगर आप किसी वस्तु को बी डैश पर रखो, मान लो वस्तु को आप यहाँ पर रख रहे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बी पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। तो जब आप वस्तु को प्रतिबिंब की बिंदु पर रख दीजिए, जब आप वस्तु को प्रतिबिंब की जगह रख दीजिए और प्रतिबिंब को आप देखेंगे कि वस्तु की जगह पर बन रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे के पॉइंट को आप चेंज करिए, तो इन दोनों पॉइंटों को ही हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का संयुग्मी फोकस है। ठीक, परिभाषा कि क्या कहते हैं, अब दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। किसको कहेंगे कि अगर उनकी स्थिति हम लोग बदल दें, अगर स्थिति बदल दें तो प्रतिबिंब की जगह वस्तु, वस्तु की जगह प्रतिबिंब आ सकता है। तो उन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। संयुग्मी फोकस के अलावा आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपको क्या चाहिए होगा, इसको देखिएगा ध्यान से कि चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन आपके लिए ज़रूरी है कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। यानी क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, कई बार सोचते कब प्लस होगा कब माइनस होगा, जिसको आप साइन कन्वेंशन कहते हो। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा या चिन्ह परिपाटी क्या होगी, तो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा आपने, है ना, आपने 8, 9, 10 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कि अगर कोई इस तरह से कोई दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, तो अगर आप ऊपर की ओर बढ़ते हो तो आप y अक्ष पर बढ़ते हो, है ना, और नीचे की ओर चलते हो क्षैतिज रेखा में तो आप x अक्ष पर चलते हो, है ना, x डैश y डैश। ठीक है, तो जिस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में आप ऊपर की ओर जाते हो, इसका मतलब आपकी साइज पॉजिटिव होगी। आप राइट साइड में बढ़ोगे तो आप पॉजिटिव होंगे, और नीचे गए आप तो निगेटिव हो गए, और साइड में जब उल्टा चले आप तो भी निगेटिव हो गए। तो जिस तरीके से इसमें आप जाते हैं वहीं पर आपको एक दर्पण रखना है। और दर्पण के अलावा, दर्पण मतलब आप चाहे आप उत्तल दर्पण रखिए चाहे आप अवतल दर्पण रखिए। ठीक है, यहीं पर आप बीच में इसी पॉइंट पर आप दर्पण रखेंगे। फिर दर्पण के
जो आप इधर उधर जाएंगे तो आप इसी के अनुसार दर्पण में इधर उधर गति करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मिटा देते, बस आप ये दिमाग में रखिएगा कि इसी के अनुसार चलेंगे। ऊपर जाना है तो पॉजिटिव रहेंगे, नीचे आना है तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमने ले लिया, चलो हमने ले लिया एक, कौन सा दर्पण है ये, वेरी गुड, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, करेक्ट, ये अवतल दर्पण है। तो अगर आप यहाँ देखिए, ये आप इसको सी बोलते थे, है ना, आपके लिए क्या होता था, ये केंद्र होता था दर्पण का और ये फोकस बिंदु होता था। तो जो दर्पण से सी की दूरी थी उसको आप वक्रता त्रिज्या आर कहते थे कि नहीं कहते थे, है ना, वक्रता त्रिज्या आर कहते थे। तो आप जरा बताइए, अगर मैं यहाँ पर क्या निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इसको देखूँ तो आर की जगह पे क्या आना चाहिए, जो वक्रता त्रिज्या आना चाहिए किसी अवतल दर्पण के लिए, वो क्या आना चाहिए, माइनस आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, दर्पण के सामने जा रहे हैं, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार जो चीज़ें भी आप इधर कैलकुलेट करोगे मुख्य अक्ष पे, वो सब कैसी होंगी, निगेटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। जैसे अगर फोकस दूरी लिखना है यहाँ पर, तो बताइए फोकस दूरी, फोकस बिंदु और जो आपका केंद्र है दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु बीच की दूरी को आप लोग फोकस दूरी कहते थे। तो फोकस दूरी अगर लिखना है तो आप यहाँ पर माइनस फोकस दूरी लिखोगे, माइनस एफ लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में आप पीछे की ओर जा रहे हो, तो आप माइनस एफ लिखेंगे। अगर कोई वस्तु आप रखते हो तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं, ठीक है। आप केंद्र से उसकी दर्पण के ध्रुव से दूरी लेंगे। मान लिया अगर कोई वस्तु हमने यहाँ रखी है, दर्पण का ध्रुव यहाँ है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग u लिखते हैं, स्मॉल u, ठीक है। और उसका प्रतिबिंब अगर मान लीजिए यहाँ कहीं बन रहा है, दर्पण के ध्रुव से उसके प्रतिबिंब की दूरी अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, देखिएगा यहाँ पर कोई वस्तु है ए बी, मान लीजिए ए बी, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम लोग u से लिखेंगे, और जो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होगी, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम लोग v से लिखेंगे, स्मॉल v, ठीक है। यानी वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे, वस्तु की दूरी को अपन लोग किससे लिखने वाले हैं भाई, u से, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे, कहीं भी, चाहे जहाँ, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, चाहे आप दर्पण पढ़ रहे हो चाहे आप लेंस पढ़ोगे, उसको भी आप v से लिखोगे, ठीक है। फोकस दूरी को आप f से लिखते हो। अब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है इसको भी समझ लो, सारी चीज़ें इधर ही तो है। तो आप अवतल दर्पण के लिए माइनस लेंगे, अवतल दर्पण के लिए माइनस लेंगे, ठीक है। यानी जब भी आप मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को आप पॉइंट नोट करके अपने दिमाग में रखिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना करिए कि मूल बिंदु से इधर जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा दें, ठीक है। और अवतल दर्पण में देख लें, सॉरी अवतल तो देख लिया, अब उत्तल में देख लें कि किस तरह से साइन कन्वेंशन होगा। तो आप तो अभी जान ही रहे हो ना कि क्या होगा, आप तो ये जान रहे हो कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ही चलना है। तो चलिए बेशक उसी के अनुसार ही हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, यहाँ कहीं मान लीजिए केंद्र होगा, ये F होगा यानी फोकस बिंदु होगा। यहाँ कहीं आप कोई वस्तु रखते थे, अभी अभी देखा था आपने, कंडीशन थी ना। तो मान लीजिए अनंत और सी पी के बीच में कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी आपकी लेफ्ट साइड में है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर होगी निगेटिव, ठीक है, माइनस u लिखेंगे आप। लेकिन अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब या तो यहाँ बनता था या तो F पर बनता था। जब आप अनंत पर रखते थे तो फोकस बिंदु पर बनता था, और जब आप बीच में रखते थे तो यहाँ बनता था। तो बताओ अगर आप प्लस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आपकी नहीं, तो यहाँ जो v होगा वो कैसा होगा, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो दर्पण के ध्रुव और जो आपका प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ तक की दूरी को आपने v कहा, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में यही चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, यानी आप क्या लिखोगे, प्लस v लिखोगे उत्तल दर्पण में। क्यों, क्योंकि आप हाँ राइट साइड में आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप ऐसा करोगे, ठीक है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए ज़रा वस्तु की लंबाई को किस में लेंगे आप, वस्तु की लंबाई अगर मैंने कह दिया h है, चलो इसकी हाइट क्या कह दिया, चलो भाई इसकी हाइट कह दिया h है, तो बताइए वस्तु की लंबाई आप प्लस h लेंगे कि माइनस h लेंगे, ज़रा सोच के बताइए। आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी,
तो वस्तु की लंबाई आप लेंगे प्लस h, ठीक है। और मान लो आपके यहाँ पर मैंने जो हाइट लिया h डैश कह दिया, h डैश कह दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ इसकी ऊंचाई क्या कह दिया h डैश। तो बताओ ज़रा h डैश को आप प्लस लोगे कि माइनस लोगे, तो आप ऊपर जा रहे हो, तो जब भी आप ऊपर जाओगे तो आप पॉजिटिव h डैश लेंगे, ठीक है। और सपोज अभी अवतल दर्पण की बात करते तो वहाँ नीचे बनता था, तो वहाँ बस आपको माइनस h लेना है, बात समझ में आती है। अगर यहाँ पर फोकस दूरी की बात करें तो पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि फोकस बिंदु इधर है। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से राइट साइड में आगे बढ़ रहे हो, और जब भी दर्पण के आप पीछे जाते हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। आज आपने क्या क्या सीख लिया? अभी तक आपने सीख लिया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर आपने सीखा संयुग्मी फोकस, फिर आपने देखा चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे कि फोकस दूरी f बराबर r/2 आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है हम लोग उसको करेंगे। और करने के अलावा हम लोग जो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र का मतलब 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण की जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी दूरी, और वस्तु की दूरी यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और फोकस दूरी f में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, ये हम लोग देखने वाले हैं दर्पण के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी नोट्स बनाइए, जितनी भी हमने स्क्रीनशॉट आपको बताई, जितना भी आपको हमने दिखाया आपके स्क्रीन पर, उसकी आप नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या आपको कुछ और चीज़ों की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके हमको बताइए। जिस क्लास की भी चाहिए आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।